राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किया रवाना। कहा, केंद्र में भारत के हित में बड़े पहले फैसले लेने वाली सरकार। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से किया संवाद। और पीएम के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी से पहले आईआईएम रोहतक ने किया सर्वे के अनुसार 96% जनता को है कार्यक्रम की जानकारी। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 25वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों को डिग्रियां व गोल्ड मेडल प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 70% से अधिक छात्राएं हैं। यह गर्व का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि एवं संबंध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, जिसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों की किसान हितैषी नीतियों, कृषि विश्वविद्यालयों की तकनीकी पहल और यहाँ के किसानों की इच्छा शक्ति को जाता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में भी इस विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की। खेती की लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, उसे पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा उसको और अधिक लाभदायक बनाने में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। इस विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी अनेक उपयोगी मशीनें विकसित की है। ईट ट्रैक्टर भी बनाया गया है जो हरित ऊर्जा से चलता है और किफायती भी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपाधियां प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने मछली विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के 2 नए कॉलेज और साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 123 एकड़ में जैविक कृषि फार्म की भी स्थापना की है। समय की मांग के अनुसार कार्य करते हुए मेन कैंपस में मत्स्य विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के 2 नए कॉलेजों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने गुड़गांव में कृषि उद्यमिता एवं व्यापार प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना की है। इसी तरह से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि के बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्ट केंद्र के नाम से 123 एकड़ में जैविक कृषि फार्म की स्थापना की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब किसानों द्वारा फसल विविधीकरण के साथ साथ डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, बायोगैस, जैविक कीटनाशक और जल संरक्षण पद्धतियों को भी अपनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए बीजों, खेती की आधुनिक तकनीकों आदि को अपनाकर हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरा है। आज अनाज भंडारण में आत्मनिर्भर होने के साथ दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा रहा है। संस्थान, इनकी सबकी मेहनत, आप लोगों का सबका नया अनुसंधान, नई नई पद्धतियां, कृषक को जैसा आपने जागरूक किया, नए नए बीज, नए नए और जो उपक्रम आपने किए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा देश में सारे देश का जो अन्न भंडारण का काम है दूसरे स्थान पर आकर 183 लाख मीट्रिक टन 183 लाख मीट्रिक टन ये उपज हरियाणा करता है। और आज हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। न केवल देश अन्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि ये कहा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देश जहां अन्न कम होते हैं उनको निर्यात भी हम करते हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों से डिग्री लेने वाला पल उनको जीवन में हमेशा याद रहेगा।
गोल्ड मेडल प्राप्त किया है पीएचडी की डिग्री में, डॉक्टर आर.एन. पाल मेमोरियल गोल्ड मेडल। बहुत अच्छा लगा फेस टू फेस देखना और टीवी पे देखना, काफ़ी डिफरेंस है, तो इट वाज रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी गर्व फील हुआ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें राष्ट्रपति जी से हमें डिग्री मिली है, मेडल मिली है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, हम बहुत खुश हैं। अन्य विद्यार्थियों को यही कहना चाहिए, एक प्राउड का फीलिंग होती है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे आप इस लेवल तक आइए, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कीजिए, अपने देश को भी सिक्योर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा पीएम ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। उन्होंने कोच्चि वाटर मेट्रो भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार राज्यों के विकास को भारत के विकास के लिए आवश्यक मानती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तीव्र गति की यात्रा का अनुभव देगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आकांक्षी भारत की पहचान है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और यह गति अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान विश्व भारत को विकास के एक जीवंत देश के रूप में देख रहा है। कारण है, पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से संवाद किया। इसमें सभी जिलों की औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न कंपनियों के रिक्रूटमेंट कॉस्ट में भी बचत होगी और सरकार कंपनी की मांग के हिसाब से स्किल्ड लेबर मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री के इस अनुरोध पर कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से कॉरपोरेट सेक्टर स्वतंत्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है। प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। नॉन टेक्निकल हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोजगार उन्होंने अपना आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिलाकर के एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोजगार की तलाश है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग है उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोजगार समय पर मिल जाए, ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम होगा। निगम के सीईओ मकरंद पांडुरंग ने बताया कि उनके पास वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के लाखों कैंडिडेट्स पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसमें से उद्योग जगत अपनी जरूरतों के हिसाब से मैन पावर का चयन कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड है, जो स्किल्ड है, अब उनको यहाँ रिक्वायरमेंट है, इनको वो रिक्वायरमेंट पूरी करने में अलग अलग समस्या है, वो दूर करके हम दोनों को मिला रहे हैं। अभी हमारे पास परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से जो वेरीफाइड डेटा है वो 8.5 लाख के करीब है।
30 अप्रैल 2023 को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। 100वीं कड़ी से पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने कार्यक्रम के बारे में सर्वे किया। सर्वे में देश के चारों तरफ के राज्यों के 10,000 से अधिक लोगों से कार्यक्रम के बारे में सवाल पूछे गए। सर्वे से संबंधित रोचक जानकारी के बारे में IIM रोहतक और प्रसार भारती ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ये तथ्य IIM रोहतक ने सर्वे के जरिए जुटाए हैं। ये सर्वे देश के चारों क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 10,003 लोगों से पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर तैयार किए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 96% जनता को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 100 करोड़ जनता ने एक बार मन की बात कार्यक्रम जरूर देखा है। 23 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम को लगातार देखते हैं और करीब 41 करोड़ लोग कभी कभी ये कार्यक्रम देखते हैं। साथ ही कार्यक्रम की लोकप्रियता के पीछे प्रधानमंत्री की सबल नेतृत्व क्षमता और आकर्षण को जनता ने स्वीकारा है। हाउसमेड्स हैं, जो दूध बेच रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी के अलावा टीचर्स हैं, सबसे एक बहुत बड़ा सैंपल 10,003 लोगों का सैंपल लेने के बाद उसके बाद हमने ये यूजेबल सैंपल है। सैंपल तो इससे बड़ा था, तकरीबन 11-12 हज़ार और बड़ा सैंपल था, उसमें से कुछ अनफिल्ड क्वेश्चन रह गए। तो इतने बड़े सैंपल को पूरी स्टेट से लेने के बाद जब हमने उसको निकाला तो हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि तकरीबन 96% जो लोग हैं वो मन की बात के बारे में जानते हैं। IIM रोहतक के सर्वे से पता चलता है कि टेलीविजन के जरिए 44.7%, मोबाइल पर 37.6% और रेडियो के जरिए 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं। साथ ही कार्यक्रम की लोकप्रियता से युवाओं के व्यवहार में भी बदलाव दिखा है। 60% युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, 55% युवा जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, 59% युवाओं का सरकार के कार्यों में विश्वास बढ़ा है और करीब 73% लोग सरकार के कार्य और देश के विकास के प्रति आशान्वित हैं। जिसमें कि युवाओं के इश्यूज हैं, हमारी प्रकृति और संरक्षण से संबंधित विषय हैं, हमारी जो सेनाएं हैं उनके संबंध में जो इश्यूज हैं और भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो लोगों का प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, उस भावना को भी बल मिला है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके तहत सोमवार को 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंचे हैं। INS सुमेधा से ऑपरेशन कावेरी के जरिए इन भारतीयों को लद्दाख लाया जाएगा और वहां से उनकी एयरक्राफ्ट के जरिए भारत वापसी होगी। यह ऑपरेशन सूडान में समुद्री मार्ग से चलाया जा रहा है। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के कारण वहां हालात काफ़ी खराब है। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, लिहाजा कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय दूतावास लगातार वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में भारत तिब्बत पुलिस बल के कमांडो को इजरायली मार्शल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे क्राव मागा कहते हैं। ITBP के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दोहन ने बताया कि क्राव मागा इजरायली मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग और कुश्ती का समावेश है। इसकी लगभग 65 प्रकार की तकनीक हैं जिससे दुश्मनों के इरादे को पस्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तकनीक वहां कामयाब है जहां हथियार उपलब्ध न हो। ITBP के परिसर में 9 सप्ताह का प्रशिक्षण चल रहा है। इस तकनीक के लिए कई प्रकार के उपकरण भी ITBP द्वारा खरीदे जा रहे हैं। सभी कैडर पर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे प्रत्येक जवान आत्मरक्षा के साथ दुश्मन को पस्त कर सके। द्वारा ये अपनाई जाती है और ये काफ़ी कारगर पाई गई है और अभी हम इंस्ट्रक्टर्स तैयार कर रहे हैं। ये हमारी फोर्स में जाकर विभिन्न जगह पे ट्रेनिंग देंगे और ये कोर्स हमारे यहाँ चलता रहेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स हम यहाँ पर तैयार कर सकें। हम बेसिक ट्रेनिंग में भी इस कला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे सारे जवान
चाहे वो किसी भी काडर के हों, चाहे जीडी काडर के हों या नॉन जीडी काडर के हों, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों को सभी को सामना करना पड़ सकता है। अब पेश हैं खबरें फटाफट। नई दिल्ली में कल से शुरू होगा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। देश में पिछले 24 घंटों में 6,660 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि, रिकवरी दर 98.67%। गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए रवाना। और शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, यूएलबी इकाइयों में 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को मिलेगी 10% की छूट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।